नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 8 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी के अलावा जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो रखा है हमारा, और टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चालू हो रखा है। अगर आप लोग को जानकारी लेनी है, ज्वाइन करना है, इन नंबर्स पे कॉल करिए। ये नंबर्स हैं 85648805309696060890 पे कॉल करिए। और आप लोग बता दें कि हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स है, इंस्टाग्राम पे पेड पीडीएफ की फ्री में पिक्स दी जा रही है। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज पे आप लोग को जो है लिखना है, ये फ्री चैनल है। उसी प्रकार से टेलीग्राम पे भी ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी अगर आप लोग टाइप करेंगे तो यू विल गेट दीज फ्री चैनल्स, फ्री। और यहाँ पे आप इन फ्री चैनल्स को ज्वाइन करके जो है हमारी जो पेड पीडीएफ है उनकी पिक्स भी आसानी से पा सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। ठीक, हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स यानी कि एमसीक्यू टाइप वाले एग्जाम में और मेंस यानी कि जो सब्जेक्टिव इसमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला टॉपिक है मेजर ध्यानचंद जी से। चंद्र यहां लिखा हुआ है, ऐसे चंद होगा। मेजर ध्यानचंद जो है उनसे संबंधित है। किस लिए न्यूज में आया, कई लोगों को शायद मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी इसको विस्तार से देखेंगे। कौन थे, क्या थे, क्या क्या इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, सारी चीजें देखेंगे ताकि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आप लोग आराम से कर लो। और आज गवर्नेंस से संबंधित यानी कि प्रशासन से संबंधित जो है कई सारे जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं उससे संबंधित ये वाला टॉपिक है। सारा गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा तो इस वाले टॉपिक्स को आप लोग आराम से वहां पे मेंशन कर सकते हो। जो भारतीय सरकार है वो एक बिल लेके आई है जिसमें कि अमेंड करना चाहती है जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी सूची यानी कि लिस्ट। ठीक, पूर्वव्यापी कर कानून यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी खत्म कर रही है। ठीक, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसको इंटरलिंक करके भी समझेंगे क्या चीज कहना चाह रहा। समग्र शिक्षा योजना 2.0, समग्र शिक्षा योजना 2.0 जो है इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, आज का हमारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे जो है वो है 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, ग्वालियर टैंक से आज ही के दिन जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो है आपका नेतृत्व, मतलब गांधी सब लोग तो खैर वो हो गए थे, आपके इनको जेल कर दिया गया था, तो लेकिन ग्वालियर टैंक से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था 1942 में। और इसमें ये था डू और डाई, अब भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो, निकल लो यहाँ से। ठीक, तो ये वाली बात है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जीएस पेपर 1 से आपके हिस्ट्री से संबंधित, इसको जोड़ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी अभी ओलंपिक में हमारी जो महिलाएं हैं ओलंपिक हॉकी टीम की और मेंस जो है हॉकी टीम के, उन्होंने मेंस में तो देखिए 41 साल बाद हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। कोई भी मेडल मतलब 41 साल बाद आ गया। महिलाएं भी सेमीफाइनल में पहुंची पहली बार, तो इट्स वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारतीयों को 121 साल बाद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जी के मतलब जो है कार्य से। और ये भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है। ठीक, जिसको जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। तो यहां पे हमारी बात हो रही थी हॉकी की जो टीम है उन्होंने बहुत ही अव्वल प्रदर्शन किया। तो यहां पर जो खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जी के एक और इनको जो है रिकॉग्निशन रिवॉर्ड दिया गया है। ठीक, ये हॉकी के प्लेयर थे, जबरदस्त, इनको बोला जाता था मैजिशियन। इनकी हॉकी जो है, इनकी जो हॉकी थी जैसे यहाँ बनी हुई है, ऐसे लगता था बॉल उसमें बार बार चिपकी जा रही है। मतलब इतना बढ़िया इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे करते थे ड्रिबलिंग कि बेहतरीन तरीके से लोग समझ ही नहीं पाते थे क्या कर रहा है इंसान। मतलब और कई बार तो ये मतलब लोगों को ऐसा भी लगा कि हो सकता है इनके जो हॉकी में चुंबक लगा हुआ है तभी उसमें बॉल जो चिपक जा रही है। अब मतलब अजीब सी चीज थी। एक बार तो हॉकी स्टिक को तोड़ के भी देखा गया, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। सो ही वॉज दैट काइंड ऑफ सुपर मैजिशियन काइंड ऑफ प्लेयर कि लोगों को जो है बिल्कुल अचंभित कर देने वाला खेल था मेजर ध्यानचंद जी का। मेजर ध्यानचंद जी का के साथ में एक और वाकया बहुत अच्छा हुआ। हिटलर
जब हमारा 1936 वाला जब हो रहा था ओलंपिक्स, तो हिटलर को जर्मनी को इंडिया ने हराया। हिटलर इतना प्रभावित हुआ मेजर ध्यानचंद जी से, इसने कहा हिटलर ने कि भैया ध्यानचंद जी, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आप जो है जर्मनी की नागरिकता ले लीजिए। हिटलर वैसे भी आर्यन रेस का बहुत ज्यादा वो था, ठीक है ना, कि आर्यन रेस सबसे सुपेरिटी और रेशियल, तो वो कह रहा था जर्मनी की सिटीजनशिप ले लीजिए, मैं आपको आर्मी में भी बहुत अच्छा जो है कोई एक ओहदा दूंगा, ये सारी बात की थी। लेकिन ध्यानचंद जी ने वहां पे नकार दिया। भारतीय है भाई, यू कैन टेक इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन, ठीक है। तो ये वाली चीज है। ये प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वहां पे 29 अगस्त को पैदाइश इनकी थी 1905 में। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी को ही जो है रिकॉग्निशन रिवॉर्ड करते हुए भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर, ठीक। इनके फादर का नाम था, इनका फुल नाम था ध्यान सिंह, इनके पेरेंट्स का नाम था समेश्वर दत्त सिंह, और श्रद्धा सिंह जो है इनकी मदर का नाम था, ठीक। इसी संबंधित जो है कुछ इनके थे मैजिशियन, विजार्ड, कोई खेल का जादूगर बोलता था, कोई सुपरस्टार बोलता था। लगातार 3 ओलंपिक्स में भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा हाथ था, हॉकी था, सब पैर था, सब कुछ था, ठीक। वो कौन कौन से थे? एम्स्टरडम 1928, एंजलिस आपको लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, जहां पे हिटलर ने बोला इनको 3 लगातार गोल्ड मेडल मिले। और ये देखो इतने गोल मारता था भाई, इतने गोल मारता था, किसी ने सोची ना होगी। मतलब जो है बंदे ने 12 ओलंपिक मैच खेले और 33 गोल दाग दिए तड़ातड़। और इसमें देखिए 1928 में नेदरलैंड को हराया इंडिया ने फाइनल में 3-0 से। यूनाइटेड स्टेट्स की तो धज्जियां उड़ा दी मेरे भैया, देखो 24-1 से हराया यूनाइटेड स्टेट्स को, 24-1 से। 1932 में फिर गोल्ड जीता और जर्मनी को भी 8-1 से जिताया था 1936 में। तो दिस वाज वेरी बिग, मतलब काफी बिग विक्ट्री मार्जिन से हराते थे ये। और वही मैंने आपको बताया कि स्टिक तोड़ के देखा गया, अरे भैया चुंबक उम्बक तो नहीं लगा ली सही। मतलब कितना ऐसे हम लोग जो बचपन में जब सनत जयसूर्या वो श्रीलंका वाला था, तो बताइए किसी उसको याद है? सनत जयसूर्या जब छक्का मारता था, इतने लंबे लंबे छक्का मारता था भाई साहब, हम लोग कहते थे अरे इसके बल्ले में जो है स्प्रिंग लगी है, बॉल लगते बिल्कुल उलर के बहुत उछर के जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग को भी लगती थी, बट ही वॉज ऑल्सो ए गुड प्लेयर। बट मेजर ध्यानचंद बहुत ही बड़े। अच्छा एक चीज है मेजर ध्यानचंद जी का, अगर वहां पे पूछ ले कि भैया बताइए इनको जो है पद्म विभूषण मिला था, क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था, ये ध्यान रखना, ठीक। सबसे ऊपर कौन सा होता है? भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, ठीक, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है आपका पद्म श्री, ठीक, ऐसे याद रखना। तो इनको जो है ये वाला मिला था आपका, नीचे से दूसरा, ऊपर और ऊपर से तीसरा, ठीक। ये वाली चीज थी। और इसमें जो है ध्यानचंद जी को और भी जो यूरोपियन, मतलब सबसे अच्छी बात तो ये थी भैया, यूरोपियंस ने जो गेम बनाया उसी में उनको पीट रहे थे। और उस समय तो भैया प्री इंडिपेंडेंस वाला एरा था, हम आजाद थोड़ी ना हुए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए गेम में अंग्रेजों को पीटा, ये बहुत अच्छी बात लगी, मजा आ गया बिल्कुल, ठीक। तो ध्यानचंद को अब तक कैसे पहचाना जाता है? देखिए 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे होता है, अर्जुन अवार्ड, और अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया, ये भी अच्छी बात है। इनके नाम पे दिल्ली में एक स्टेडियम भी है कैपिटल में, और ये है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो ही इज ऑलरेडी वेरी ऑनर्ड इन अवर जो है स्पोर्ट्स फैटर्निटी। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रमुख प्रशासनिक सुधार। भैया इस वाले टॉपिक में इतने सारे जो है गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव बता दिए जाएंगे कि आप इसको अगर पढ़ लो, कभी भी प्रीलिम्स में, मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। देखिए अभी क्या है, हमारी जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए हैं कुछ अभी हाल फिलहाल के सालों में, और कुछ जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है उनके बारे में यहां पे बताया भी जाएगा। और इसकी वजह से जो शासन है वो सुशासन बना है, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस बनी, और ज्यादा जो है एक्सेसिबल यानी कि सुलभ बना है, मतलब हर किसी की रीच में गवर्नेंस को पहुंचाया गया है। इसमें बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव के अंतर्गत जो मैं कहता हूं हेल्पिंग हैंड रहा है वो किसका है? डिजिटल इंडिया मिशन का, ठीक, यानी कि डिजिटलाइजेशन इंटरनेट का यूज करते हुए। अब देखिए अभी जितेंद्र सिंह जी ने बताया, हमने जो है काफी जो है प्रशासनिक जो है रिफॉर्म सुधार किए हैं, जिसकी वजह से काफी दक्षता, पारदर्शिता और जो है भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ी है, और किसी का भी डिस्क्रिशन की जो चीजें हैं, भेदभाव के जो है उसको कम किया गया है, ठीक। तो ये कुछ जो है यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि पहला कौन सा? मिशन कर्मयोगी।
अब इसमें क्या होता है, देखिए मिशन कर्मयोगी इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक, समझ में आ गई बात। सिविल सर्विसेज की क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें नेशनल आर्किटेक्चर सिविल सर्विसेज से संबंधित है, उसको जो है कैपेसिटी बढ़ाओ, उसकी लॉन्च किया गया था। इसमें एक बहुत ही जो है कंप्रिहेंसिव जो है ये रिफॉर्म था, जिसमें कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस लेवल पे जो है एफिशिएंट करना था पब्लिक सर्विस डिलीवरी। समझो ध्यान से, आसान भाषा में पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो होती है, मान लीजिए वीज़ा आपको बनवाना है तो आप लोग जाते हो वीज़ा ऑफिस, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट बनवाना है, ठीक, तो वहाँ जाते हो तो वो भी तो एक पब्लिक सर्विस दिया जा रहा है ना, तो उसको बहुत ही अच्छा एफिशिएंट दक्षतापूर्ण बनाना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज में है, वो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या फिर संस्थागत रूप में हो या फिर प्रक्रिया वाले लेवल पे हो, सब जगह जो है एफिशिएंट बनाई गई है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। समझ में आया, ये होती है आसान भाषा में, ठीक। अगला है ई समीक्षा, यानी कि रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें निगरानी की जाती है और फॉलो अप एक्शन भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसी प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को जो है कार्यान्वित किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, तो भैया उसकी निगरानी भी करो, समीक्षा करो, रिव्यू करते रहो। पता चला आपने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वो प्रोग्राम जमीन पे कभी पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा, अगली बार गवर्नमेंट चली जाएगी, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और गरीब गरीब ही रहता है, उसको जो है जो बेनिफिशियरी वाकई में जो चाहिए इसको बेनिफिट, उसको पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा, वही होगा जो है जनता सब जानती वाली बात है। ई ऑफिस, ये ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाया गया। इसमें यह है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उनको पेपरलेस बनाओ, पेपर पर छोड़ो, कंप्यूटर में खटका लाभो बे, और जो है अपना पूरा जो है ऑनलाइन कर लो ऑफिस, ठीक है, पीडीएफ वीडीएफ चलाओ, ज़्यादा पेपरलेस, इससे जो है एमिशन भी कम होगा। पेड़ काटते हो ना मेरे भाई, कार्बन उत्सर्जन होता है उससे, तो और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होगी, जल्दी होगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, कॉपी पेस्ट करना है, ये वाली बात है। नियुक्तियों के लिए दस्तावेजों का 100 प्रमाणन, यानी देखो पहले आप लोग बताओगे, जैसे यूपीएससी में मैं बताऊं, जब मैंने पहला मेंस लिखा तो मुझे जो है वहाँ यूपीएससी के ऑफिस में जाना पड़ता था, उससे पहले जो है किसी से जो है अटेस्ट कराना पड़ता था, सर्टिफिकेशन जो है अपने, तभी वो मान्य कहलाते थे, ठीक। लेकिन जब मैंने उसके बाद भरा, जब इनकी सरकार आ गई, तो उस बार क्या हुआ कि कोई सेल्फ सर्टिफाइड हो गया, तो इतना आसान हो गया प्रोसेस, और ऑनलाइन भी हो गया, जाना भी नहीं पड़ा यूपीएससी के धौलपुर हाउस में, आसानी से खुद ही भरा, खुद चला गया, ठीक। तो ये जो इसी कह रहे हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का था अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक। इसके अलावा जो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू, अब जो छोटी जूनियर लेवल पे पोस्ट थी उनके लिए जो इंटरव्यू होता था, और जिसमें बहुत ही ज्यादा पक्षपात तो होता था भैया, बहुत ज्यादा कदाचार होता था, माल प्रैक्टिसेस होती थी, उनमें इंटरव्यू हटा दिया गया। ग्रुप सी और ग्रुप बी में नॉन गैजेटेड पोस्ट जो थी, गैजेटेड पोस्ट कौन सी होती है, जिसमें राज्य मतलब नेशनल लेवल पे जो गैजेट आता है उसमें नाम निकाला जाता है बाकायदा, तो नॉन गैजेटेड में नाम नहीं निकाला जाता, तो वो उन सब पोस्टों के लिए जो है आपका इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ठीक। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट होने थे सीनियर पोजीशन पे, अब उसमें जैसे जो भी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद थे, उनमें उनके लिए पैनल में शामिल करने के लिए बहुसूत्रक फीडबैक लिया गया। मतलब कि जैसे संयुक्त सचिव है या फिर उनके ऊपर के लोग हैं, तो उनको मान लीजिए चयनित करना है, तो एक पैनल बनाया गया। पैनल को जो है कई सारे लोगों से फीडबैक मिलता था, बहुत लोगों से, तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। सिटीजन चार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 4 में ये वाला टॉपिक है। इसमें एक होता है सेवोत्तम मॉडल करके होता है, तो ये चीज़ आप लोग को जो पढ़ना चाहिए। सिटीजन चार्टर जो है गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, और सबसे ज़्यादा जो सिटीजन चार्टर की जो है खामियां थी कि भैया रेगुलर बेसिस पे उसको रिव्यू नहीं किया जाता है, और जब रिव्यू नहीं किया था तो अपडेट क्या करेंगे, वही चीज कॉपी पेस्ट एक मंथ मतलब मिनिस्ट्री में मान लीजिए लगा दिया गया डिपार्टमेंट में, वहीं से दूसरे मिनिस्ट्री वाला है, कहा अरे यार ये उतार दे दो, टाइप कराना है, सेम चीज उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं होता, अलग अलग जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो उसको रिव्यू भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर अपडेट भी करते रहते हैं, ताकि अच्छे से अच्छी जो है सर्विसेज दे सकें। सुशासन सूचकांक 2019, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 लाया गया। ये किस लिए लाया गया था भैया, जो हमारी स्टेट राज्य की सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो गवर्नेंस के लेवल के हिसाब से कहाँ पे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर लास्ट में है, ठीक। और जब ये पता होगा तो जो है क्वांटिफाइबल डेटा, इसके मात्रात्मक आंकड़े भी आपके सामने होंगे, उसके हिसाब से होगा। तो सारे राज्य जो है, जो मान लीजिए 1 से लेके जो है 28वें लेवल तक है, तो जो 28वां है वो 1 वाले का देखेगा भैया क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरीके से क्या क्या यूज कर रहा है, साथ ही साथ जो दूसरे पे वो 1 नंबर बनना चाहेगा, 28वां वाला जो है 27वें नंबर पे आना पड़ेगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आएगी, और जो है आपके सामने बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होंगे, और जिसका एक्सपीरियंस आप उठाकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं शासन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। तो ये वाला लेके आया गया है।
अगला है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन। अब यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है गवर्नमेंट को, मतलब ताकि जो ये गवर्नमेंट जो है किसको बुलाता है, एक्सपर्ट्स को, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल है, मतलब जो आपके बुद्धिजीवी हैं, विशेषज्ञ हैं, ये और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है ना, प्रोफेसर बुला लिया, इन सबको बुलाया जाता है कि भैया आओ सम्मेलन करते हैं, ठीक, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव पर, और आप जब बताओगे हम आपकी बात सुनेंगे, आप बुद्धिजीवी हो, ठीक, हम उसमें सुधार करेंगे। तो ये एक तरीके से ये है कि आपका सबके साथ बैठ के बातचीत करके फीडबैक लेके अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाने वाली बात है। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, ठीक, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का मूल्यांकन, ठीक। तो इसमें असेसमेंट है। इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं, आपके केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री होती हैं, वो ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस से संबंधित जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनका मूल्यांकन करना है, ठीक। तो ये वाली चीज़ हो गई। अगला जो है कि भैया सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। इसमें सिंपल चीज़ है भैया, मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी जो है कोई शिकायत करता है, ठीक, तो उसमें जो है उसका निवारण किया जाता है टाइम बाउंड मैनर में, कम समय में। और सीधे यहाँ पे तो भैया इन्होंने क्या किया है कि एक क्वेश्चनर बेस कर दिया। मान लीजिए आप गए शिकायत करने, तो आपसे पूछाएगा अच्छा बताइए किस जो है संस्था से में आपको शिकायत करनी है, आपने चूज़ किया ए में जो है 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो 4 ऑप्शन से में से आपने मान लीजिए तीसरा ऑप्शन चूज़ किया, तो ऐसे करते करते ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाता है, और फिर वहीं से जो है वो भेज देते हैं फील्ड लेवल पे जो है जहां पर आपकी शिकायत का निवारण किया जा सकता है। तो इससे कम समय भी लगता है और जल्दी से जो है शिकायत को खत्म किया जाता है, ठीक। तो ये वाला टॉपिक था गवर्नेंस संबंधित, जीएस पेपर 2 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को में कुछ संशोधन किया जाना है, अमेंडमेंट किया जाना है, उसके लिए बिल लाया गया है आपका राज्यसभा में। अभी जो है 5 अगस्त को बिल लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक। संविधान के शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर जो 2021 वाला है, आपका राज्यसभा में लाया गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक। और इसमें जो है क्या होगा, कई सारी कम्युनिटीज जो हैं उनके जो समानार्थक शब्द हैं, ठीक, जो समानार्थक शब्द अपीयर होते हैं इलस्ट्रेटिव लिस्ट में ऑफ द जो है शेड्यूल्ड ट्राइब इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो मतलब जैसे कोई एक जो है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उसी के जो है समानार्थी शब्द जो है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं कि उनकी लिस्ट में अलग अलग आते हैं, तो डुप्लीकेसी एक तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि भैया मान लीजिए एक जनजाति है, सेम है, उनको कहीं पे जो है मिजू मिश्मी बोला जा रहा है, कहीं पे मिश्मी कमान बोला जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो उनको जो है आपका जो अगर मान लीजिए 2 जनजातियों को जो है अलग अलग जनजातियों को सेम नाम से ही पुकार रहे हैं, इसमें भी तो गलती है ना यार, जब वो अलग अलग है तो अलग अलग उनके नाम से उनको लिस्ट में डालना चाहिए, इसीलिए ये बिल लाया गया है, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में लाया गया है। ध्यान रखना, संशोधित किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इस बिल के द्वारा जो है जो हमारा पार्ट 18 है शेड्यूल और टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश संबंधित जो है यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे, अपर हाउस ने पास कर दिया है। और अब इसमें जो है इंक्लूजन किया जाएगा मिश्मी कमान, मिजू मिश्मी को, ईदू मिश्मी को, और आपका देखो मिश्मी, अब मिश्मी एक 2 अलग अलग को एक नाम से बुलाया था मिश्मी, अब समझ में आया कि नहीं भैया ये तो अलग अलग है, मिश्मी कमान अलग है, ईदू अलग है, ठीक। ताराउन हो गया आपका मिश्मी, ये दिगारू मिश्मी ये अलग हो गया, मोनपा, मेम्बा, सारतंग, साजोलांग, ये नाम भी याद कर लेना मेरे भैया, पूछ लेगा इन्हीं में से बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में से कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो कैसे बताओगे, जब इसको पढ़ोगे तभी तो बता पाओगे, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और मिश्मी, ईदू, तारोन और मोम्बा को जो है इसमें इनके नाम जो अलग अलग थे जनजाति उनको जोड़ दिया गया है, ठीक। अब देखिए, हु हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक। एक तो देखो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, दूसरे नोटिफाइड होते हैं, ठीक है, दो भी डी नोटिफाइड होते हैं, सॉरी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम आ रखे हैं शेड्यूल में लिस्ट में, तो वो तो नोटिफाइड हो गए, और बाकी क्या होते हैं, डी नोटिफाइड होते हैं, ठीक ना, उनका अलग एक सिस्टम है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है प्रेसिडेंट को बोला है कि भैया वो शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी में जो है उनके नाम स्पेसिफाई करेगा, और परमिट करता है पार्लियामेंट को कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट किसकी, नोटिफाइड एसटीज की, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझ लेना, अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई सी ट्राइब है तो उसके बेनिफिट और या फिर वो ट्राइब एज ए ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में मानी जाएगी, अनटिल अनलेस किसी और प्रदेश में भी सेम ट्राइब को उस प्रदेश में स्पेसिफाई किया है प्रेसिडेंट ने कि भैया ये यहाँ पर जो है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है,
ठीक, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब की देखिए यहाँ पे 366 जो है आर्टिकल है और 342 आर्टिकल। 366 में देखिए वहीं बोली गई है कि ऐसी ट्राइब, ऐसी कम्युनिटीज़ ट्राइब की या फिर पार्ट या फिर ग्रुप या फिर सब ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब माना गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा। इसीलिए आपको आर्टिकल 342 में पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी कह रहा है कि ट्राइबल या फिर ट्राइबल समुदाय हो गया या पार्ट हो, वही सेम चीज लैंग्वेज है, वो उनको बोला जाएगा ट्रीम टू बी पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है ट्राइबल कम्युनिटी माना जाएगा इन स्टेट टू इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब उत्तर प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, कहीं का है, तो उस प्रदेश में अगर उनको जोड़ा गया भैया एज ए शेड्यूल ट्राइब तभी उसी तक ही रहेगा, ठीक है, उसी स्टेट तक रहेगा। इन परसुएंस टू दीज प्रोविजंस शेड्यूल ट्राइब जो है नोटिफाई की जाती है फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, तो वो वैलिड होते हैं उसी के जुरिसडिक्शन में, स्टेट और टेरिटरी में, उसके बाहर नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे स्टेटमेंट बना के अगर क्वेश्चन पूछेगा धड़ल्ले से सही करके आना, ठीक। तो लिस्ट जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब की वो स्टेट स्पेसिफिक बनती है और कम्युनिटी डिक्लेयर किए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब के स्टेट में, और अदर स्टेट में हो सकता है वो ना भी हो शेड्यूल ट्राइब, ठीक। और इंक्लूजन जो है कम्युनिटी का शेड्यूल ट्राइब की तरीके से ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे भी और होती रहेंगे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार टॉपिक ऑफ द डे मैं इसको बोल सकता हूं। गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया बिल लोकसभा में कि रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लॉ थे उनको स्क्रैप कर दिया जाए, यानी कि पूर्वव्यापी कर कानून को खत्म करने के लिए सरकार ने यहाँ पे एक बिल लेके आई है लोकसभा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2012 में एक बिल लाया गया, एक लॉ लाया गया, ठीक, उसमें पूर्वव्यापी कर कानून उसको बोला जाता है। 28 डेट है 28 मई 2012 को ये वाला कानून आया था। और इस कानून ने क्या किया कि इस कानून के पहले, जैसे आर्टिकल नंबर आप लोग 20 पढ़ोगे तो उसमें वो कहता ना कि भैया किसी ने मान लीजिए कोई काम, एक्शन, कोई एक्ट किया, कृत्य किया, ठीक, उस कृत्य को आप क्राइम नहीं मान सकते हो अनटिल एंड अनलेस उस समय कोई लॉ हो जो ये कहता हो कि ये कृत्य एक क्राइम या फिर ऑफेंस माना जाएगा। अगर वो लॉ उस समय नहीं है, मान लीजिए क्राइम हुआ आज टाइम ए पर और कल को आपने टाइम बी पर जो है लॉ बनाया और कहा कि ये जो है टाइम ए से पहले से लागू होता है, तो आर्टिकल 20 में भी तो मना कर दिया जाता ना कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी तरीके से किसी भी कृत्य को आप ऑफेंस नहीं घोषित कर सकते हो। तो यही तो एक चीज है ना, इसी को आप रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हो। तो ये इसी यहाँ पे क्या हो रहा था टैक्सेशन के उसमें 2000 से पहले 28 मई 2012 को जब ये आया लॉ, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि भैया जितने भी जो ये टैक्स वैक्स वाले चक्कर हैं सबको टैक्स देना पड़ेगा। तुमने नहीं दिया, क्यों तुमने नहीं दिया? जैसे इसमें एक बहुत बड़ा केस था वोडाफोन का केस। उस समय क्या थी, जो कुत्ता एक टहलता रहता ना नाक पचकी वाला, वो क्या होता है वो पग, हाँ, तो वो हच उसको एक था, हच के ऐड में आता था। तो हच को एक्वायर किया वोडाफोन ने, ठीक, लेकिन एक्वायर इंडिया में आके नहीं किया, एक केमन आइलैंड से, बताइए किस वाले प्रशांत महासागर, सॉरी किस वाले महासागर में, बताइए ओशियन में, केमन आइलैंड नाम से एक जगह है, वहां पे हच ने एक अपना ऑफिस खोला बंडल टाइप का, वोडाफोन ने भी अपना ऑफिस खोला बंडल टाइप का, और यहाँ पे इंडिया में जो काम कर रही थी हच, उसको जो है एक्वायर कर लिया एसेट्स को यहीं पे केमन आइलैंड में, और भारत को दिखा दिया ठेंगा। भारत ने कहा भैया ये हच जो है ये कुत्ता टहला टहला के पैसा सब यहाँ से कमा रहे हो, और तुम जो है बहुत बड़े वाले हो, तुमने तो मतलब इंडिया में आके अब तुम नए ओनर बन रहे हो उसके, इंडिया में तुमको पैसा कमाना और भारतीयों को जो है कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। तो जो है गुस्सा गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो है 2012 में कहा कि हम पीछे से, जब से तो मतलब ये वोडाफोन सबसे बड़ा इसमें केस बना था, तो तब से हम जो है टैक्स, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाएंगे। और इसको जो है उस समय, आज की जो वर्तमान की जो सरकार है केंद्र की, उस समय ने इसको भी बोला था कि आप कर रहे हैं टैक्स टेररिज्म, ठीक, मतलब आप कर का जो है आपका कर टेररिज्म कर रहे हो, आतंकवाद फैला रहे हो, ये चीज कही थी। लेकिन फिर भी 2012 से 2014 में आ गए और अब 7 साल बाद इसको हटा पाए, 7 साल पता नहीं क्या किया। तो ये वाली चीज है, ये अलग केस आपको समझ में आ गया। तो इसको ही 1961 इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट 2012 इसमें संशोधन किया गया था, और अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा गया, जो अब नया आया है अमेंडमेंट, कि मई 28 2012 से पहले जितने भी ये इस तरीके के लगाए गए थे टैक्स वैक्स, उनको हम हटाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन खत्म, कोई अब टैक्स टेररिज्म नहीं है, ठीक। ये हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देखना, हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी, देखना आप, ठीक। तो इसमें ये चीज़ है, और इसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी कहा है
कि भैया पैसा वापस कर देंगे तुम्हारा जो हमने लिया भी है, रिफंड पूरा होगा लेकिन कोई ब्याज नहीं देंगे। ठीक, अगर हम मान रहे हैं बात, तो ये नहीं अभी कहने लगा कि अरे यार ब्याज भी तो इतने साल हम तो उसको बैंक में डाल देते तो पैसा मिल जाता। अब ये सब नहीं होगा यहाँ पर, अपना रिफंड ले लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन रखी है गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो 17 डिस्प्यूट थे हम उनको नलीफाई कर रहे हैं, कोई टैक्स की डिमांड नहीं है, पैसा भी वापस ले लो, रिफंड ले लो। लेकिन कुछ यहाँ पे कंडीशन है, शर्तें ये हैं कि जो भी याचिका वाचिका आप लोगों ने दायर कर रखी, लिटिगेशन जो चल रहा है वो वापस करो, वो वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जो क्लेम है तुम्हारे, कॉस्ट डैमेज तुम बता रहे हो, ब्याज दो, ये सारी चीजें, ये सब वापस ले लो, और जो पैसा जो रिफंड हमने टैक्स के तरीके से लिया था वो वापस ले लो। लेकिन ये सब याचिकाएं आपको वापस करनी पड़ेंगी, डैमेज फैमेज ये सब रोना मत करना, रोना धोना, ठीक है। तो ये वाली बात है। बाकी एमिकेबल सेटलमेंट डिस्प्यूट का हो सकता है, रिफंड भी मिल जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा लेकिन। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो केस है वो है वोडाफोन वाला केस और केन एनर्जी का भी। ये दोनों लोग ही पता है क्या है, ये आर्बिट्रेशन लेके चले गए थे भारत को, इंडिया के बाहर, और दोनों ही केसेस में इंडिया को जो है आपका, मेरे ख्याल से वोडाफोन में तो हार मिली ही थी और केन एनर्जी में भी हार मिली है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बड़ा मुद्दा था कि यार इस टैक्स क्राइसिस के चक्कर में एक तो हमारी जो है गवर्नमेंट और ऐसा फीस भी बहुत गई, हम बाहर जाके जो है हम हार वार भी गए, इससे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े निवेशक, उनके सामने भी ये लगा कि यार भारत तो बताओ यार टैक्स इतना मतलब जो है ही नहीं कुछ काम करने लायक, वो मेक इन इंडिया हम क्या करें, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगा। तो ये वाली चीज़, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आपको मैंने बता दिया था एक आर्टिकल नंबर 20 वाले एग्जाम्पल से भी। और 1962 के बाद और 28 मई के पहले जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया गया था उसको हटा दिया गया है अब। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो था ये मतलब ऐसी पॉलिसी होती है कि जो पहले वाली पॉलिसी जो अभी चल रही थी वर्तमान में, उसको जो है उससे उलट कुछ पुराना समय पे जाके लगा देते हैं, ताकि मान लीजिए कोई टैक्सेशन नहीं मिला है तो उस चक्कर में उनके ऊपर लगा के टैक्स, और एक तरीके से उनसे पैसा ऐंठने वाली चीज़ मानी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया ने भी जो है आपका वोडाफोन के फेवर में कर दिया था केस, मतलब वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दे दिया था, ठीक। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऐसा भी नहीं है भैया कि इंडिया ही करता है। आप अगर देखो तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, इटली, ये सब भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा चुके हैं पहले, ठीक। ये वाली चीज़ है। और इसमें जो है ये टैक्सरिज्म क्या है मैंने आप लोग समझाया, और ये भी बता दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें आपकी रैंक वैंक भी बढ़ेगी आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, जीएस पेपर 2 में मैं इसको मानूंगा आपका गवर्नेंस वाले में, एजुकेशन वाले पार्ट में, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। अभी क्या हुआ है, कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर वाली थी, मोदी जी ने इसको एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए, 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। 3 लाख करोड़ करीबन इसमें पैसा और खर्चा किया जाएगा। इसमें जो स्कीम में देखिए क्या होता है कि प्री स्कूलिंग से लेके आपका 12वीं क्लास तक, ठीक है, मतलब आपका जो है नर्सरी केजी और वो सारी चीज़ें से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो है आपके पूरी जो है शिक्षा को, तभी तो समग्र बोला जा रहा है इसे, कंप्रिहेंसिव, ठीक है। और इसमें सारे स्कूल एजुकेशन को पूरा इंटीग्रेटेड स्कीम है ये। इसमें आपका ये जो आपका क्लास 12 तक टीचर्स का भी इसमें वो रहता है इन्वॉल्वमेंट इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें स्कूल एजुकेशन को एक कॉन्टिनम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और इसमें ये रहता है कि मतलब सातत्य में जोड़ा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्री स्कूलिंग अलग कुछ और लेवल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर सीधे पहली कक्षा में बच्चा आ गया और उसको जो है पता चला ABCD कुछ मतलब आता ही नहीं, उसको तैयारी तो प्री स्कूलिंग से ही कराओ ना। तभी तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा, पहले किडजी होता था, अब आजकल जो है पता नहीं कितने सारे आ गए हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो और इसमें ये कहा भी गया है समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत कि हम जो SDG गोल नंबर 4 किससे संबंधित है बताइए, लिख के बताइए, उसको भी हम जो है इसके जरिए पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके भी जो प्रोविजंस है उसको भी हम लोग समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ के चल रहे हैं। अच्छा, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, इससे संबंधित आप लोग लिखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यूट्यूब पर सर्च करना, मेरा एक वीडियो है उसको देख लेना। कम से कम 10 साल तो ये चलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ भी चुके हैं अभी पीछे और आगे भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ हो गई। अगला ये है कि यहाँ पे मेन चीज़ यही है भैया, क्वालिटी एजुकेशन देनी है और समानता और इंक्लूसिव यानी समावेशी एजुकेशन देनी है सभी बैकग्राउंड के लोगों को, सभी किसी भी लैंग्वेज के हों, सबको जो है यहाँ पे एक समानता से अच्छी क्वालिटी वाली जो है एजुकेशन देनी है। इसके अंतर्गत जो है आपके 1.16 मिलियन स्कूल हैं, 156 मिलियन स्टूडेंट हैं, 5.7 मिलियन टीचर्स भी हैं गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में, प्री प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक, ठीक।
और इसका एम देखिए यही है कि वही चीज़ फिर से आ गई, समावेशी और समानता वाली, राइट टू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं। इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। स्कीम ये चाहती है कि जो स्कूल की शिक्षा है वो सार्वभौमिक हो जाए, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, सभी को मौका मिले, सभी लोग जाएं पढ़ें, चाहे वीकर सेक्शन हो, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ें, ये वाली चीज़ है। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन सिफारिशें की हैं उनको इम्प्लीमेंट लागू कराया जाए, राइट टू एजुकेशन को जो है पूरा किया जाए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, मतलब वो जो मैथ्स वैस वाली चीज़ होती है ना, और पढ़ना जो है इस पे भी ध्यान दिया जाए आपका, और साथ ही साथ होलिस्टिक, समग्र, एकीकृत, समावेशी गतिविधि बेस्ड, ठीक है ना, करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यचर्या होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। पेडागॉजी क्या होता है, पढ़ाने का तरीका, जैसे मेरा अपना एक पढ़ाने का तरीका है वैसे और दूसरे टीचर का अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन एक बेसिक लेवल तो होना चाहिए, सामने को समझ तो आए कम से कम, तो ये वाली चीज़ है। और इसमें समग्र, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक, 21वीं सेंचुरी की जो कौशल हैं वो स्टूडेंट्स में पहुँच सकें, ये मेन चीज़ है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और लर्निंग आउटकम आना चाहिए स्टूडेंट से, मतलब कि वो सीखने का परिणाम भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता बन के बैठ गए, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, उससे कुछ बीच की समझ वाला क्वेश्चन पूछा तो खत्म है मामला, ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ सोशल और जेंडर गैप, मतलब जैसे कहा जाता है कि गर्ल्स को जो है स्कूल में नहीं भेजा जा रहा है, ठीक, या फिर उनको नहीं पढ़ाया जाता है, फिर आपका जो है 5th के बाद, 6th के बाद, 12th के बाद, तो वो गैप को फिल करना है। साथ ही साथ जैसे बोला था कि जो कोई शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल टाइप से, तो उनको जो स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, तो ये सारे जो गैप्स हैं जो शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा में, उन सबको भी भरना है। साथ ही साथ आपका इक्विटी लानी है, समावेशी, समानता और समावेशी तरीके से सभी लेवल पे स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक्स थे। हमारा जो आज का क्वेश्चन है 8 अगस्त का, क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें मैंने पूछा है कि भैया कर आतंकवाद या फिर टैक्स टेररिज्म क्या चीज़ है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं इसको अवॉइड करने के लिए, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं प्लीज़ लिखिए, और अगर आपको अभी नहीं लिखना है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी भाई आप इसको कहीं एक जगह रख सकते हो, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। कितने 82 क्वेश्चन हो गए, आप लोग खुद बताना जब पेपर लिखना, मेंस लिखोगे, कि कितने क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कोई बड़े वो नहीं करता हूँ, आप लोग खुद जो है भुक्तभोगी रहोगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं करी है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। देखिए अगला हमारा सेक्शन है कॉमन एसपीसीएस में किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसको कैसी ट्रिक्स से और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, उस पर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। देखिए ई प्रिजन प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू कौन कौन सा पूछा गया। देखिए ई प्रिजन एप्लीकेशन है, अब देखिए बस प्रिजन है उसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। इसमें जो है अब संस्थाएं आपको देखना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है इसने इसको डेवलप किया है। क्या ये सही लग रहा है? अगर आपने पढ़ा है तो आप सही बताइए या फिर गलत बताइए, जैसा भी आपको सही लगता है। और प्रोजेक्ट ये एम करता है कि भैया कंप्यूटराइजेशन होना जाना चाहिए, पूरा प्रिजन को कंप्यूटर के थ्रू संचालित किया जाए सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने तो इसके लिए पैसा भी दिया है, वित्तीय सहायता भी दी है ई प्रिजन प्रोजेक्ट के लिए। देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं। ई प्रिजन जो है आपका इंटीग्रेटेड जो है पुलिस और कोर्ट सिस्टम्स के साथ में इसको जोड़ भी दिया गया है अंडर द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित जो है आपका एक कमेटी भी थी जिसका नाम था मलीमथ कमेटी। ठीक, ध्यान रखना इसको। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगलेगा द्वीप जो है, अगलेगा आइलैंड, ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बताइए, मैपिंग अगर नहीं कर रहे हो ना, सही बता रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा आप लोगों को। क्यों नहीं कर रहे हो यार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर इधर उधर मुंह देखने से अच्छा है कि अभी भी दौड़ दौड़ के मैप बुक रोज देखो। क्यों नहीं कर रहे हो? करो इसे। ठीक, तो इट इज़ एन आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, नहीं मॉरिशस। ठीक, ये मॉरिशस में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ट्रू पूछा गया है तो आप लोग का ये गलत, ये गलत, ये गलत, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और ये लोकेटेड है 1000 किलोमीटर उत्तर में आर्चिपेलागो के मेन आइलैंड से। अगलेगा जो है ये आपका इंडियन ओशन में है। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मॉरिशस में है। अभी न्यूज़ में ये आया था कि मॉरिशस ने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस बना लो वहाँ पर। तो ये चीज़ें, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, एशिया में नहीं, ध्यान रखना। लेकिन मॉरिशस ने यहाँ पे मना कर दिया है कि कोई एग्रीमेंट इस तरीके का है नहीं, फालतू अफवाह मत उड़ाओ। ठीक, तो ये चीज़ें इसी साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि इस मिशन के अंतर्गत हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संरक्षण करा सकें। देखिए, आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी और ईपीएफओ का आपका जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और
टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 85640005309696026089 पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए।